So very good evening to everyone. I just hope I'm perfectly audible. So as we all know that we are conducting the project lecture in which we are going to convert different science domain in front of you as a good package, right? So I'm going to take your chemistry part in which I'm going to discuss about the fundas, what we exactly have to keep in our mind during the sessions, right? या जब भी कभी आपका एग्जाम होता है तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्म में होता है कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को एंड क्या हमारी टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है? सो आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ पर सब लोगों को एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक शेड्यूल सबके साथ शेयर हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर. सो सिंस आई एम टेकिंग दिस केमिस्ट्री पार्ट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेटेज की. So you should aware that around of 25 marks, if I'm not wrong, there are around of 25 marks section will ask for chemistry. Okay, you should remember this, that there will be total 25 marks. आपका जो पूरा होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपको जनरली 23 से 25 के अराउंड आपका क्या होने वाला है, केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पर आने वाला है. ये आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं आगे की बात करूं, क्या ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट एग्जैक्टली द मार्क्स परसेंटेज आउट ऑफ 80. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर वेटेज. चैप्टर वेटेज लाइक अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है, हमारे पास है 5, 1 2 3 4 एंड 5. चैप्टर 1 जो होता है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका जो वेटेज है एज पर दिस सीबीएसई पैटर्न इज 5 मार्क्स, राइट? उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वेटेज है हमारा वो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जिसका अगर उसमें से मैं देखूं टोटल मार्क्स जो जितना पूछा गया है वो आपके 6 है. ऐसे ही मेटल ऑन मेटल 4 मार्क्स, कार्बन कंपाउंड 6 एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विल बी 4. तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपका अराउंड 25 आता है. पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वहां पे 25 मार्क्स का आपका पूछा गया था, जिसमें मेजरली जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो एसिड बेस एंड सॉल्ट के पूछे थे. तो कहीं ना कहीं वेटेज वाइज ये दोनों चैप्टर आपके काफी ज्यादा डोमिनेट करने वाले हैं, ठीक है? बट हमको सबको इक्वली अटेंशन देना है और उसके साथ आगे मूव करना है, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर मैं यहाँ पे देखूं, now the next thing is what type of question they're gonna ask. So I have seen so many students are very confused that it may be multiple choice only, there will be 2-3 multiple choice, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो वहां पर पूछी जाती है. बट मैं आपको बता देती हूँ the right type of question will be 4 to 5. अगर आप ध्यान से देखोगे तो you can see over here that firstly I have mentioned multiple type questions, जहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, दैट यू हैव टू सिलेक्ट वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव. फॉर्मेट क्या होने वाला है इसका, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एंड एवरी क्वेश्चन विल गिव यू, एवरी राइट आंसर विल गिव यू 1 मार्क, राइट? उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव होते हैं. अब उसमें 2 कैटेगरी बनाई है, 2 and 3. either they're going to ask you as a 2 mark question or 3 mark question. I'll discuss for the particular chapter, don't worry. उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दैट वे दे गोना आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल. Multiple means to say if there's a 5 marks question, they can ask you explain A, B, C. Then you have to explain according to mass percentage. तो मार्क्स के हिसाब से आपको वो डिफाइन करना है. I'll give you one or two example for a particular chapter. उसके बाद ये जो इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या असर्शन रीजंस आते हैं या नहीं आते हैं, केस स्टडीज क्या होते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है. मैं ये सारी चीजें 1 by 1 डिस्कस करने वाली हूँ. सो द असर्शंस एंड रीजन क्वेश्चंस जो होते हैं वो चॉइस वाइज क्वेश्चंस होते हैं. जनरली चार चॉइसेस आपके पास होने वाली है, पर वो थोड़ी डिफरेंट होती है आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से. क्या होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. उसकी भी जो मार्क्स वेटेज होती है वो 4 मार्क का होता है. फिर आते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड. केस स्टडी बेस्ड को मैं बोलती हूँ पैसेज टाइप की. पहले एक छोटा सा पैसेज आपको दिया जाएगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होगी, फिर उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 4 क्वेश्चन, वो भी आपका 4 मार्क का हो. तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 4 to 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन किए जा सकते हैं. सो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने थ्रो किया जा सकता है. सिंस आई हैव डिसाइडेड कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को प्रायोरिटीज
प्रायोरिटी वाइज मैं फर्स्ट नंबर पे रखने वाली हूँ, तो उसी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर, वो है आपका क्या, कोई anyone tell me what is the first chapter of chemistry in class 10? That is chemical. uh, Sorry, I think my video is not working. Let me open it. Yeah, yeah. So the first chapter of class 10 science is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation, it's a very interesting chapter in which you get to know किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है और क्या उसकी इक्वेशंस वहां पर हो सकती है। मतलब जब आपके दिमाग में कोई रिएक्शन आती है कि अगर मैं ए को कनेक्ट करूं बी के साथ, सो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन ओवर देयर। तो उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको दो चीजें समझ में आएगी कि एक हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और दूसरा हमारा क्या है कि हम उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टाइम पर एग्जैक्टली किस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं। दैट इज माय इक्वेशन पार्ट। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन डिटेल, क्योंकि अगर बात आई है चैप्टर की तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो भी हमें वन बाय वन वहां पर डिस्कस करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेजरली ये पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है। दिस इज लाइक मैंडेटरी। तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला जो एजेंडा होता है वो है आइडेंटिफाइंग रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन वहां पर होने वाली है। अब इसके अंदर क्या आने वाला है, जैसे कि इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, अब आपने रिएक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन उसको लिखोगे कैसे, उसको एक सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखोगे कैसे, दैट विल बी योर केमिकल रिएक्शन, राइट? करेक्ट गाइस। नेक्स्ट आप अगर आप मैं यहाँ पर आपका देखूं तो नेक्स्ट आपका होने वाला है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आइडेंटिफाई करना रिएक्शन को सबसे पहले, और वो उसका टाइप क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने इसमें बोला कि इट कैन बी रिडॉक्स, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी कॉम्बिनेशन। अब देखो, रिडॉक्स के अंदर भी दो चीजें आ जाती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको स्पेशली इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, उसका कौन सा टाइप है। उसके बाद रिएक्शंस के बाद रिटर्न की कुछ इक्वेशंस भी होंगी, मैं बताऊंगी क्या होती है, और फिर रिएक्शन एवरीडे लाइफ। ये वाला जो टॉपिक है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल पैसेज टाइप क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं कि रियल लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशन है और वो किस तरीके से यूटिलाइज होता है रियल लाइफ में। अगर मैं बोलूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल फिनोमेना है, उसकी क्या रिएक्शन होगी, किस तरीके से रस्टिंग होती है, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन में वो आता है। तो इस तरह की रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से सबसे ज्यादा चांस होते हैं आपके पैसेज टाइप क्वेश्चंस बनने के। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। या सो लेट्स मूव अहेड। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पर सबसे अच्छा क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है कि आपको चार ऑप्शंस दिया, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। तो देखो, इसलिए मैंने इसके सामने ये भी मेंशन किया है कि ये किस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि दे हैव गिवन यू वन रिएक्शन। मैं रिएक्शन को इधर लिख लेती हूँ। दैट इज व्हाट, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, दैट इज एल्यूमिनियम मेटल। ये दोनों अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं Al2O3 प्लस 2Fe। मीन्स टू से आयरन ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता हुआ आयरन को रिलीज कर देता है। तो आप इस रिएक्शन का टाइप बता पाओगे? तो यही क्वेश्चन है कि दे हैव गिवन वन इक्वेशन टू अस, एक रिएक्शन उन्होंने हमें दे दी है, एंड नाउ दे आर आस्किंग द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ये ऊपर रिएक्शन है किसका एग्जांपल हो सकता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये चारों होती क्या है। So firstly, I'll give you a brief idea about the all 4 type reactions so that you can understand कि होता क्या exactly। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, in a very simple word I must say, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए का टाइप कि आपने दो चीजों को कंबाइन किया, सपोज करो x plus y आफ्टर रिएक्शन विल गिव यू xy, तो ये क्या हो जाएगी आपकी कॉम्बिनेशन, राइट। तो कैन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कहीं ना कहीं आप किस तरीके से दिखाओगे कि सपोज करो आई हैव AB plus CD, but after the reaction I got AD plus BC, यानी कि A ने C को D को डिस्प्लेस करके उसकी जगह C को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले ली। वहीं आपने क्या किया, C ने A को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लिया। समझ में आया, यानी कि उल्टा हो गया। यू कैन टेक इट एज अ रिवर्स फॉर्मेट, ए जो है D के साथ चला गया और B जो है C के साथ चला गया, तो इट विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से हटाना। डबल, व्हाई आई एम सेइंग डबल, बिकॉज दोनों रिएक्टेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर किसी एक में होता तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो जाता। नाउ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में आपका क्या आइडिया है। डिकम्पोजिशन का बहुत अच्छा सा आइडिया ये होता है कि आपने किसी चीज को, जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेती हूँ, यू हैव CaCO3, अगर आप इसको हीट करते हो, ये आपका लाइमस्टोन होता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको पता है हीटिंग के बाद आपको क्या मिलता है, CaO plus CO2, राइट। यानी कि आपका यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या कह रहा है कि मैंने इसको डिसोसिएट किया, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, डिकम्पोज कर देना, तो नाउ इट कन्वर्टेड एज CaO plus CO2 गैस, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ C। एंड डिस्प्लेसमेंट, आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आपका ये हो जाएगा कि A ने B को क्या करा, अपने साथ B को डिस्प्लेस कर दिया और C के साथ रिएक्शन कर लिया, मीन्स टू से A just displace the position of B and connect with C, or even you can say A ने B की पोजीशन को ले लिया है, A ने B की पोजीशन को एक्वायर कर लिया और B को क्या कर दिया, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नाउ यू टेल मी, ये जो हमारी रिएक्शन है, नाउ यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ऑल 4 रिएक्शंस। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो चीजों को मिक्स कर देना। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, आपने दो रिएक्टेंट में उनके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। डिकम्पोजिशन, किसी एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आपके सामने। नाउ गो थ्रू विद द क्वेश्चंस। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि ये किसका एग्जांपल है। एनी आइडिया? शांतनु, राइट? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम ने कहीं ना कहीं क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया है एंड टेक द पोजीशन ऑफ आयरन, राइट। आप देखो, अगर एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह खुद को सेटल डाउन कर लिया, मींस टू से एल्यूमिनियम ने क्या बना लिया है, अपना aluminium oxide, correct? So the above reaction is an example of displacement reaction. I hope it is clear to everyone, because there's a particular one reactant who took the position of other metal, right? Like as Fe2O3 से Al2O3, simply you can say aluminium ने iron की position को displace कर दिया और उसकी जगह खुद को settle down कर लिया. So this is an example of displacement reaction, right? Now moving forward. So I hope it is clear to everyone. Now moving towards the question number 2. So this is based on the redox reaction. So firstly, before jumping to the question, I'll make sure कि redox होता क्या है, because I have seen so much, बहुत सारे बच्चों को confusion होता है। तो redox जो है दो चीजों से, दो type of reaction से होता है। एक होता है oxidation and other one is reduction। यानी कि redox जो है दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उनके कॉम्बिनेशन से बन जाता है रिडॉक्स।
अगर अब मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में बात करूँ कि अगर आपका एलिमेंट ए है और उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और वो बन जाएगा AO, तो आप क्या बोलोगे, ए का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वहीं अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ, तो रिडक्शन में क्या है कि अगर मेरे पास कोई बी एलिमेंट है और उसके साथ आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, देन यू विल गेट BH। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। Am I correct? And there's a one more definition of reduction and oxidation कि अगर AH है, already we have AH as a reactant and I'm removing of hydrogen, then you can say कि A plus H मिल जाएगा। तो again you will say कि A का यहाँ पर क्या हुआ है, oxidation, just reverse of reduction, right? And here you can say if I already have BO and I'm removing oxygen from it, then we will get B as a main product. Then you can say this is the case of reduction. So अगर एक particular reaction में दोनों steps हो रहे हैं, oxidation and reduction, then we can say कि it's a type of redox reaction. I hope it is clear to everyone what is it, redox. Now let's discuss the question. So in the question, what exactly they have asked, a substance which oxidize itself. They have given the condition कि कोई substance है, I'm taking as X. So they are saying कि उसने खुद को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, मीन्स टू से मैं उसने खुद के साथ ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं ऐड किया है एंड रिड्यूस अदर। लेकिन अगर कोई Y एलिमेंट है, उसने उसको क्या दे दिया है, इट कम्स विद द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन और उसने उसको बना दिया YH। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर X खुद का तो क्या कर रहा है, अपने आप का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मीन्स टू से इट्स ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, बट ये इस Y को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो बताओ ये कौन सा एजेंट होगा। यू नो वेरी वेल एजेंट्स कौन होते हैं, जो हेल्प आउट करते हैं आपको किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। एंड आई एम सेइंग कि इफ आई एम हेल्पिंग यू टू रिड्यूस इटसेल्फ, मैं अगर x, लेट्स सपोज आई एम x एंड आई एम सेइंग कि मैं y को रिड्यूस कर रही हूँ, सो व्हाट विल बी द type of agency I have? So your answer should be what? Reducing agent. If I'm reducing other, that means I'm reducing agent. Agent is like जैसे एक ब्रोकर होता है जो आपको घर दिलवाता है, कि वो आपकी हेल्प करता है घर को ढूंढने में और उस घर के ओनर से कनेक्ट करने में। दैट इज वाई आप उसको बोलते हो कि वो ब्रोकर है। ऐसे ही अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर किसी सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, then I can say it's a reducing agent. I hope it is clear to everyone. Yeah, now moving forward. So next question is, yes, correct. So now moving towards the third one, real life application based मैंने एक किया है. So the question is, plaster of Paris is made from. अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हमें पता है बट वी डोंट नो द फॉर्मूला, राइट। तो देखो मैं आपको पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, अ फेयर आइडिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ये आपको पता होना बेहद जरूरी होता है, 1/2H2, दैट इज व्हाट, कार्बन को कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका बेस्ट एप्लीकेशन व्हाई आई मेंशन्ड एज अ रियल लाइफ एप्लीकेशन, जब आप लोगों को फ्रैक्चर होता है तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड मास्क आपके पर्टिकुलर एरिया पर लगाया जाता है टू गिव द प्रॉपर अलाइनमेंट टू दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, राइट। तो उसमें जो मेन की इंग्रेडिएंट हमारे पास है दैट इज माय प्लास्टर ऑफ पेरिस, करेक्ट। द फॉर्मूला इज CaSO4 half H2. Half H2 is water of crystallization. याद रखना, dot H2O something is water of crystallization. यानी कि इतने वाटर मॉलिक्यूल उसने एब्जॉर्ब किए हुए हैं। CaSO4 एक सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल होता है, उसने हाफ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया हुआ है। हाफ इज इंडिकेटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। नाउ अब बिफोर गोइंग टू solve this
query, you should know the formula of all these, right? Then after that you can say कि अच्छा ठीक है, if I know the formula of plaster of Paris, then I can solve this type of query. तो यहाँ पर you should know what is limestone. So limestone is CaCO3, right? What is slackline? That is, what is quicklime? CaO. And gypsum, right? Gypsum is CaSO4 dot 2H2O, right? So होता क्या है, अब आपको ये कहीं ना कहीं ये हिंट तो मिल गया है कि ये नहीं होने वाले हैं. My answer will be gypsum, but you should know the exact reaction. अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है कि just 1 second guys. तो होता क्या है एग्जैक्टली कि that we have CaSO4 dot 2H2O, right? मैं इसको प्रीहीट करती हूँ. I'm going to apply some temperature on it. तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर half molecule evaporate हो जाता है वाटर का. 1/2H2 आपके पास as a steam, as a vapor आप निकाल लेते हो. आपका उसके बाद बचता क्या है? That is CaSO4 dot 1H2O H2O. That is your, this is my gypsum, and the other one is POP, plaster of Paris. तो इस तरह की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर किसी का भी केमिकल फॉर्मूला गिवन नहीं है हमारे पास. तो फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर ऑप्शन, देन आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट द राइट वन. करेक्ट? या. नाउ मूविंग अहेड. ओके, अब नाउ एक और चीज है यहाँ पे एप्लीकेशंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कि आपका बॉडी में किसी पर्टिकुलर बोन में अगर कोई फ्रैक्चर होता है उसके अलाइनमेंट के लिए. दूसरा आपके घर में जो सीलिंग वर्क यूज होता है, आप अपने सीलिंग पे जो काम कराते हो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज व्हाइट पुट्टी, बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, वो भी इसी से बना होता है. तो अगर आपको किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग करना है तो ट्राई टू फिगर आउट इट्स एप्लीकेशन. आप डे टू डे लाइफ में उसका क्या यूज करते हो, उसके बाद आपको एक क्लिक जरूर करेगा कि अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था, ये कहाँ यूज होने वाला था. आई होप आई एम क्लियर. Right, now moving forward. Now the fourth one is, which of the following are exothermic process? Exothermic. So before going to solve again this type of question, you should aware यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं which is based on energy. एनर्जी बेस्ड प्रोसेस आपके पास दो हो सकते हैं. एनर्जी बोलो या हीट बेस्ड बोलो, आपके पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं. एक होता है आपका एंडोथर्मिक and the other one is exothermic. अब जो एंडोथर्मिक होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप इसको डिफाइन कर सकते हो एज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक वो प्रोसेसर होते हैं, लेट अस सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल कि मेरे पास x है और मैं चाहती हूँ उसको y में कन्वर्ट करना, बट ये खुद से नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करती हूँ. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द एनर्जी, providing the heat. This triangle is indicating heat. तो जिससे x जो है y में कन्वर्ट हो जाएगा. That particular reaction is endo. Endo is मतलब inside. Thermic मतलब heat. ऐसी reaction जिसमें energy देनी पड़ रही है. You are providing the energy. That particular process, that particular chemical reaction will come under the category of endothermic. एक्सोथर्मिक क्या होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ एंडोथर्मिक. कि सपोज करो नाउ अगेन आई एम कन्वर्टिंग x टू y, x y में कन्वर्ट हो रहा है, बट आपको उसके बाद और भी वहां पर क्या मिल रही है, हीट मिल रही है पैरेलली. मतलब व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्शन, कि x इज कन्वर्टेड इनटू y प्लस यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ हीट. देन यू व्हाट विल यू सी कि यहाँ पर लिबरेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, यहाँ पर आपको हीट मिल रही है, रिएक्शन के तो हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट you also getting heat energy. So this kind of reaction is exothermic. So now I'm clear to everyone that endothermic is the type of reaction or type of process which needs energy to carry forward, right? आगे उनको अगर लेके जाना है तो you have to give some energy. And in case of exothermic is the form of is the reaction in which we get energy. We
we can say where the energy is liberated, आपको वहाँ पे evolved हो रही है energy, produce हो रही है energy, that particular reaction is exothermic. तो ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं जो हीट और एनर्जी बेस्ड होते हैं, राइट. नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन. अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें. सो दे आर सेइंग कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अच्छा, उन्होंने 4 कंडीशन दी है और हमसे पूछा है कि इनमें से बताओ कौन कौन से प्रोसेस जो है आपके एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एनर्जी लिबरेट हो रही है. मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा समझना. तो ऑप्शंस क्या है. नंबर 1, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम. अगेन ये आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं पता है. रिएक्शन और इक्वेशन यहीं से आता है. तो फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट क्विकलाइम. व्हाट इज क्विकलाइम? इट वाज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. उसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो व्हाट विल यू गेट? यू गेट CaOH होल ट्वाइस, राइट. तो दिस इज इंडिकेटिंग. और एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, आपको मिलती है यहाँ पर हीट. ये आपका क्विकलाइम है एंड दिस इज योर सिलेक्टिव, राइट. तो आपने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, उसके साथ आपको हीट भी मिल रही है. ये आपका एग्जांपल किसका हो जाएगा? एक्सोथर्मिक का हो जाएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे 1 तो है ही, 1 डन है. दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. अच्छा, ये आपको समझना बेहद जरूरी है. डाइल्यूशन ऑफ एसिड का क्या मतलब होता है? देखो, आपने एक बीकर लिया जिसके अंदर आपने एसिड रखा हुआ है एंड नाउ यू आर एडिंग वाटर टू इट. आप इसमें वाटर मिक्स कर रहे हो. तो डाइल्यूट क्या होता है? जब आप किसी भी चीज में सॉल्वेंट डालते हो, क्या करते हो? आप उसमें सॉल्वेंट डालते हो. इसको बहुत सिंपल बनाती हूँ. जैसे यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके अंदर आपने दो नहीं 5 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया हुआ है. मैं इसको थोड़ा अलग स्टाइल से समझाने की कोशिश करती हूँ. वो जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, तो पहला रिएक्शन क्लियर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फर्स्ट रिएक्शन इज CaO plus water mixed together and they will give you CaOH twice, right, and heat, right. This is the first case. Second case में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज करो एक कंटेनर है. दिस इज माय बीकर जिसके अंदर वी हैव ऑलरेडी एसिड और इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ? वाटर. तभी तो डाइल्यूट होगा ना वो. आई एम एडिंग वाटर. तो सपोज करो इनिशियली यहाँ पर आपके पास इस एसिड की क्वांटिटी थी 5 ग्राम इन सपोज करो 100 ml. आपने 5 ग्राम में 100 ml वाटर ऐड किया, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे कि अब ये डाइल्यूट हो गया, ये उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा क्योंकि पहले प्योर एसिड था, अब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया. तो आप क्या बताओ बन जाएगा? ये डाइल्यूटेड वर्जन बन जाएगा इसका. अरे आपने बहुत बेसिक सा है, आपने सुना होगा ना कि एसिड में कभी भी वाटर मत डालो क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है. तो फिर द राइट वे टू डू इट, एड एसिड इन योर वाटर. तो हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, हम एसिड में वाटर को डाल. तो जैसे ही आप एसिड में वाटर को डालते हो तो यहाँ पर निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी. ये बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. इतनी ज्यादा एनर्जी कि आपके हाथ जलने के भी चांसेस वहां पर होते हैं. तो जब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इस प्रोसीजर को एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? इधर हीट मिल जाती है. हमें क्या मिल जाती है? यहाँ पर हीट मिल जाती है. तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे फर्स्ट भी ऑप्शन हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है. इसीलिए कभी भी डाइल्यूशन ऑफ एसिड नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं? एडिशन ऑफ एसिड इनटू वाटर, राइट. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करना. ये तो किसी बच्चे से भी पूछ लोगे कि अगर आपको वाटर को इवेपोरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. घर पे आप बॉईल करते हो वाटर को तो आपको गैस का स्टोव स्टार्ट करना पड़ता है ना, कि जिससे वाटर आपका क्या होने लगे? बॉईल होने लगे. धीरे धीरे बहुत ज्यादा बॉईल करोगे तो इवेपोरेट होने लग जाता है. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर आपके घर की पूजा में यूज होता है. तो आप मैच स्टिक से इसको जलाते हो तब जाके वो क्या होता है? बर्न करता है. तो सब्लिमेशन ऑफ वाटर में भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. यू आर एग्जैक्टली प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैच स्टिक, राइट. तो ये दोनों आपके नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आपके? एंडो. यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी. जबकि इन दोनों के केस में आप क्या कर रहे हो? आपको एनर्जी रिसीव हो रही है. यू आर गेटिंग द एनर्जी, राइट. तो what will be the right answer of it? So your answer will be A, first and second, right. Am I clear to everyone? Yeah, okay. Now moving to तो यहाँ पर ये किस कैटेगरी में से आपने पूछा जा सकता है
कि जब आप एक रिएक्शन करते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें चेंज होती है। आपका स्टेट चेंज हो सकता है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा सकता है, वो कलर में चेंज हो सकता है, पहले कलर था अब कलरलेस हो गया, पहले कलर नहीं था वो कोई पर्टिकुलर कलर शो कर रहा है, इवेपोरेशन ऑफ गैस हो सकता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो जो वो हीट और एनर्जी वाला है वो इसी कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि अगर वो एक्सोथर्मिक है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, राइट? बेसिकली हाउ विल यू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सो और एंडो एज पर देयर टेम्परेचर, करेक्ट? क्योंकि अगर आप हीट गेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर आप हीट रिलीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से ये चेंजेस के बेस पे ये आप इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हो, राइट? ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप। तो देखो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है. You have to use your common sense during the solving of questions because they can ask you very tricky question. क्वेश्चन सारे सिंपल थे, what exactly they are providing you trickiness कि आपको नाम पता है बट यू डोंट नो द केमिकल फॉर्मूला, तो अगेन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि चारों ऑप्शंस में दिया क्या है. उसके बाद आप एलिमिनेट करोगे, जैसे कि लास्ट में मैंने किया कि मैंने सारे 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस को देखा. उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कौन सा एंडो हो सकता है और कौन सा एंडो नहीं है. तो अगर इस अप्रोच के साथ मैं मूव करूंगी तो मुझे अपने आप आंसर मिल गया कि यहाँ पर एग्जाम में पहला और दूसरा होने वाला है. नाउ अब थोड़ा सब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं कि अब मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव में मेरे पास 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द 2 मार्क्स. क्वेश्चन क्या है? स्टेट द लॉ that is followed by balancing a chemical equation, right? अब आपने इक्वेशन तो लिख लिया, क्या वो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, और उसके लिए केमिस्ट्री में क्या लॉ बनाया गया है? स्टेट द लॉ. बेसिकली उनका प्राइम फोकस क्या है कि उस लॉ के बारे में बताओ जो आपको ये बताता है कि एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं. तो एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा है. इट्स अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल. देखो यहाँ पर कि आपको पता है अगर आपको वाटर बनाना है H2 + O2 से तो आप H2O बनाते हो, राइट? बट दिस इज नॉट द बैलेंस रिएक्शन. तो बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. अब ये बैलेंस है. कैसे पता लगेगा ये बैलेंस है? कि आप दोनों तरफ मास फाइंड आउट करोगे. तो जल्दी से मास देख लेते हैं. तो इधर हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना है? 4 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम होता है. तो वी हैव टोटल 2 × 2 दैट इज 4. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, बट वी हैव 2 ऑक्सीजन दैट इज 32, करेक्ट? और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका मास कितना 36 बन रहा है. हमारे करेक्ट? तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट की साइड पे भी 36 मास था और प्रोडक्ट की साइड पर भी 36 मास था. तो यू कैन सी कि जब दोनों तरफ मास आपका इक्वल है, ना तो आपने मास इंक्रीज किया है ना ही मास आपने डिक्रीज किया है, तो आप क्या बोलोगे? अब ये रिएक्शन क्या हो गई है? एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई है. अब ये तो था एग्जाम्पल की फॉर्म में. अगर मुझे इसको थोड़ा थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन करना है तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट? अब वो हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कि आंसर इसका क्या हो सकता है. ये बी ऑप्शन भी, इसमें 2 ऑप्शंस में उन्होंने बनाया 1 मार्क का है. ठीक है, 1 मार्क मैंने इसको दिया है, 1 मार्क मैंने इसमें दिया है, क्योंकि पहला आपको कहीं ना कहीं क्या बता रहा है? डेफिनेशन, और दूसरा आपको बता रहा है कि एक एग्जाम्पल से आपको उसको बैलेंस करना है. तो पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है. वो कौन सा लॉ है जो बैलेंसिंग की बात करता है? वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास. ये आपका यहाँ पर की एलिमेंट है. अगर आपने पूरे आंसर में ये कहीं नहीं लिखा तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर को इनकम्प्लीट कर दिया. इफ दे आर गोना आस्क यू अबाउट समथिंग अबाउट बैलेंसिंग, तो वहां पर ये वर्ड जरूर आना चाहिए. ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाला टारगेट आपको करना ही करना है. अब इसके अंदर है क्या? इस लॉ के अंदर है क्या? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है. is followed for balancing a chemical equation which state that, कि अब ये लोग बताता क्या है कि mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. करेक्ट? हमने यही तो किया था कि यहाँ पर भी हमारे पास 36 ग्राम था, राइट? और यहाँ पर भी हमारे पास 36 ग्राम था, करेक्ट?
अब हो क्या रहा है कि ना तो मैं मास को इंक्रीज कर रही हूँ ना मैं मास को डिक्रीज कर रही हूँ, तो तब मैं कहूंगी कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। और जब कोई रिएक्शन ये लोग को फॉलो करता है तो मैं क्या बोलती हूँ, वो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, दैट मींस दिस साइड of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant, that is this side। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मास इक्वल टू राइट हैंड साइड के मास का ही होगा एलिमेंट्स का, देन आई कैन से ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, सब बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि चलो ये हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट पर्टिकुलर लॉ वी हैव टू फॉलो। नाउ दे हैव आस्क्ड अस कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं। सो व्हाट वी हैव, दैट वी हैव सोडियम का एक एटम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ एंड प्रोड्यूसिंग NaOH प्लस H2। तो सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे क्या होता है, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 सोडियम है, यस यहाँ पर भी 1 सोडियम है, तो कहीं ना कहीं सोडियम बैलेंस्ड है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यानी कि प्रोडक्ट की साइड पर आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट की साइड पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, करेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है, देन यू कैन से कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो बैलेंस क्या नहीं है, हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो कभी भी हाइड्रोजन अपनी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा अपनी डायटम की फॉर्म में रहता है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 3, यानी कि इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूँ, अब दोनों तरफ, अब आपका मैं ये हटा देती हूँ बाकी चीजें, आपको क्लियर हो जाए व्हाट एग्जैक्टली टेलिंग यू। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, I'm clearing out other stuff। So I'm saying कि यहाँ पर मेरे पास अब इधर मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सोडियम 2 हो गए। तो अगर आप दोबारा से ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पर सोडियम 2 है, यस वी हैव 2 सोडियम एटम, we have 4 hydrogen, yes we have 4 hydrogen, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, we have 2 oxygen, yes we have 2 oxygen, now it's perfectly balanced। तो इस तरीके से आपको क्या देखना है कि जब भी आप एक रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो तो दोनों साइड में आपको नंबर ऑफ एटम्स को देखना है बेसिकली, कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हुए कि नहीं हुए। जब तक वो इक्वल नहीं है यानी कि आप बैलेंसिंग गलत कर रहे हो। तो इन सारी चीजों का आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ये क्वेश्चन था कि हमने 1 मार्क में डिवाइड कर दिया, अब वो एक ही 2 मार्क्स का पूछेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको अपने मन में आपको बैक इन योर माइंड आपको उसको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कैसे आंसर करना है। देखो जैसे कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये 1 मार्क का हो गया कि उन्होंने पूछा इस रिएक्शन में से आपको वो एलिमेंट बताना जो बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दिस, ये तो हमें पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ दे आर गोना आस्क यू स्टेट व्हिच इज मोर रिएक्टिव। आप मुझे ये बताओ, वी हैव 2 मेन एलिमेंट Mn, दैट इज मैंगनीज और एल्यूमिनियम। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों। मतलब यू हैव 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, दूसरा व्हिच इज मोर रिएक्टिव, एंड तीसरा आपका क्या है कि इनमें से कौन सा रिएक्टिव है एंड व्हाई। क्वेश्चन क्लियर है, राइट। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास लिख लेते हैं, रिएक्शन को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। वी हैव 3MnO2 plus 4Al, this is the balanced reaction, then I'll got 3Mn plus 2Al2O3। तो आपको बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पर, इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि यहाँ पर Mn का क्या हुआ, रिडक्शन, करेक्ट। Mn का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, और एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। मुझसे पूछा क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है,
जो सामने वाले को तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे तब तो सामने वाले को रिड्यूस कर पाएंगे ना। चलिए देखते हैं एल और एमएन में कौन है। तो आप क्या देख रहे हो, एमएन ने तो रिड्यूस किया है, हमें क्या ढूंढना है कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, यहाँ पर खुद को ऑक्सीडाइज किया। तो एल्यूमिनियम ने खुद को तो ऑक्सीडाइज किया है और एमएन को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, कौन है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर इज एल्यूमिनियम। करेक्ट गाइस, माय आंसर इज एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम ने खुद को क्या किया है, ऑक्सीडाइज, और एमएन को क्या किया, रिड्यूस किया है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। नाउ पहला क्वेश्चन डन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, एमएन और एल में कौन रिएक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जब एल्यूमिनियम ने एमएन का ऑक्सीजन अपने पास ले आया छीन के, तो यानी कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एमएन से, दैट इज व्हाई इट कैन इजीली रिड्यूस एमएन, राइट। तो आंसर विल बी ए। व्हाई, बिकॉज उसने उसको रिड्यूस इजीली, उससे ऑक्सीजन आपको गेन कर लिया, सो इट विल बी द आंसर। Firstly, AL is reducing agent. I told you because it oxidize itself and reduce MN. दूसरा वो ऐसा कर पा रहा है, that is why AL is more reactive than MN because AL displace MN from its oxide. AL ने MN को उसके oxide से displace करके खुद के साथ oxide बना लिया है. So that is why it is more reactive than MN, right? Now moving ahead. So next thing what we have, this is very interesting question. देखो पिछले में क्या है, आपको एक पर्टिकुलर वेरी ओरिएंट दैट इज बेस्ड ऑन द एग्जांपल, यहाँ दिस इज वेरी थियोरेटिकल, आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। दे हैव गिवन वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। स्केलेटन, पहले यू शुड नो व्हाट इज स्केलेटन। सॉरी गाइस, स्केलेटन होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था H2 + O2 gives H2O। तो ये इट्स अ स्केलेटन, मतलब वी हैव द key element but they are not balanced at all. This is skeleton chemical equation. अब इसको बैलेंस करना है, we need to balance a skeleton chemical equation, give reason to justify why I'm saying कि हमें इसको बैलेंस करना चाहिए, reasons उसके हमें इसको बताने। तो इसके reasons क्या हो सकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर आप बैलेंसिंग की बात करते हैं तो देखो skeleton chemical equation are unbalanced. Obviously मैं एग्जाम्पल इधर हाईलाइटली लिख लेती हूँ कि आपको क्लियर है। H2 + O2 gives H2. This is skeleton based equation, right? ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात जो skeleton होती है वो क्या होती है, आपकी unbalanced होती है, right? We need to balance chemical equation because of the law of conservation of mass. Why I'm saying that we have to balance it, because according to conservation of mass, both sides, the mass of the element in reactant and product should have equal वैल्यू, राइट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली लॉ told you, matter can neither be created nor be destroyed, right? Therefore chemical equation must be balanced in each and every chemical reaction. उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो। Let us suppose we have this skeleton chemical reaction, but after balancing as per the conservation of mass, it should be 2H2 + O2 gives 2H2. Now it's a balanced reaction. So I hope it is clear to you. आपने रीजन भी दे दिया, आपने एग्जांपल भी दे दिया। अब एग्जामिनर के पास ये चारा नहीं बचता है कि वो आपके मार्क्स कहीं पर भी कट कर ले। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपके दिमाग में ये पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे आंसर में लिखना क्या चाहिए जिससे कि मेरे को फुल मार्क्स मिले। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने पहले क्या करना है, उसका थियोरेटिकल अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए और उसके बाद एग्जांपल दे सकते हो तो दी बेस्ट है। यू हैव टू गिव सम एग्जांपल, राइट? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप में 3 मार्कर है। 3 मार्कर में हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस तरीके से आता है, जैसे हमने 2 मार्कर में देखा था, दे कैन गिव यू 3 बुलेट्स, उनको एक्सप्लेन करो, या आप वो थियोरेटिकली बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट पैटर्न ओनली। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है उन सारी रिएक्शन की जिसमें चेंज हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जाम्पल। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस लिखनी है जिनमें कुछ पर्टिकुलर चेंज हो। वो पर्टिकुलर चेंज क्या है कि चेंज इन कलर आ जाए, मतलब रिएक्टेंट के टाइम पे कुछ और कलर था
और प्रोडक्ट के टाइम पे कुछ और कलर था, तब जो चेंज होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, राइट, पहले कुछ और टेम्परेचर था बट आफ्टर द रिएक्शन कुछ और हो गया, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाए। प्रेसिपिटेट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक रिएक्शन हो रही है और आपने देखा कि बॉटम में कोई चीज आके सेटल डाउन हो गई है, दिस इज द सॉल्यूशन, और आपने देखा बॉटम में कोई सॉलिड फॉर्म में कोई चीज डिपॉजिट हो गई है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ये प्रेसिपिटेट, पीपीटी भी बोलते हैं इसको, दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेट वहां पर फॉर्म हो गया है। ऐसी कोई रिएक्शन बताओ जिसमें ये होता है। तो उन्होंने आपको 3 केस स्टडीज ऑलरेडी दे दी है कि ये दिस इज द सिचुएशन, नाउ यू टेल अस कि इन पर्टिकुलर चेंज पे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। तो देखो उसको कैसे करना है। So I have 3 equation. I'll explain each and every one. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्या है, इन्होंने पहले बोला है कि कॉपर की रिएक्शन जब आप AgNO3 के साथ, पहला मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, आई हैव कॉपर एज अ मेटल, इसकी रिएक्शन मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दिया, तो मुझे क्या दिखा कि इसने बनाया यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। अगर मैं इसका टाइप पूछूं तो यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, करेक्ट, it's a type of displacement reaction. Firstly I have to balance it. ये यहाँ पर होता कैसे पता चला, कलर हुआ कि जैसे ही कॉपर ने AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो इसने बनाया कॉपर नाइट्रेट, जिससे आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन हम करने वाले हैं तो वहां पर जो हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर आएगा वो अब रेड के बजाय क्या रहेगा, मतलब रेड हम यूजिंग रेड, मतलब पहले कुछ भी कलर था लेकिन अब वो मुझे कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, नाउ showing as a blue color solution। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट, तो आप बोलोगे कि इसका जो कलर है वो ब्लू है। एंड अब होता क्या है, इसके ऊपर की साइड पे आपको यहाँ पर एक सिल्वर कलर का लेयर दिखता है, जैसे आपके घर पे स्वीट्स आते हैं उनके ऊपर सिल्वर कलर का फॉइल जैसा अटैच होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर एकदम सरफेस पर लिक्विड के एक सिल्वर कलर का डिपोजिशन हो जाता है, मेटल डिपॉजिट हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर सिल्वर एज अ मेन एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, कलर, कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला और सरफेस पर आपको एक सिल्वर कलर की लेयर फॉर्म होती दिख रही है। तो यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ कलर रिएक्शन, जहां पर कलर चेंज हो रहा है, पहले कोई कलर नहीं था लेकिन रिएक्शन के बाद आपको ब्लू कलर एंड शाइनी सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल ये है, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारा बेस है, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से करा देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर एंड हीट, और उसके साथ क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये किसका टाइप हो जाएगा, क्योंकि आप मैंने बताया एंडो और एक्सो में आपका क्या होता था, चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली यू हैव टू पिक वन एग्जांपल फ्रॉम एंडो और एक्सो, राइट। तो ये आपको क्या हो जाएगा, हीट मिल रही है तो आप क्या बोलोगे, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, द टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज हीट विल बी इवॉल्व, करेक्ट। नाउ थर्ड, हमारे पास हमें प्रेसिपिटेट बनाना है, तो प्रेसिपिटेट के लिए क्या एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि इफ आई हैव PbNO3 और ट्वाइस दैट इज लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड से करा रही हूँ, पोटेशियम आयोडाइड KI से, तो मुझे मिलता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो ये PbI2 होता है ये सॉलिड फॉर्म में आपकी जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने इन दोनों चीजों को मिक्स किया तो आपको दिखेगा जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया एक सॉलिड का, वो आपका PbI2 था, Pb2I2 था, और उसका कलर जो है वो येलो कलर होता है, जो नीचे बॉटम में बना है वो उसका कलर भी दिया हुआ है कि वो येलो कलर का हो सकता है। तो ये 2 कैटेगरी में आ सकता है, कलर में भी और प्रेसिपिटेशन पर भी, बट मेजरली क्योंकि एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो इसलिए इसको कैटेगराइज कर दिया है कि ये ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ हमेशा बिटवीन द लाइन की चीजों को आपको क्लियर रहना कि एनसीईआरटी में दिया क्या है, बिकॉज इस तरीके से आपको ये हेल्प करता है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस टाइप में जाती है, कलर में कि टेम्परेचर में कि स्टेट में कि प्रेसिपिटेशन में, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखो सीधा पूछा था 1 1 मार्क का, 1 1 and 1 1, that you have to give 1 1 type of every conditions, right। Now आगे मूव करते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है, अब देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये हमारा 3 का हो गया। अब आगे मूव करते हैं। अब ये थोड़ा कंडीशन बेस्ड बना दिया है, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया है। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है कि a student ड्रॉप फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल, मार्बल बोले तो CaCO3, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, लाइमस्टोन भी बोलता है, इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, एक्वस HCl, डाइल्यूट को बोलोगे आप एक्वस HCl, यानी कि आपने इसमें वाटर डिसॉल्व किया हुआ है, कंटेन इन द टेस्ट ट्यूब, contained in a test tube, the evolved gas was then passed through lime water. अब क्या किया, सिचुएशन को यहाँ पर फाइंड फिगर आउट कर लेते हैं। दे आर सेइंग कि एक स्टूडेंट है जिसने फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल लिए। मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेती हूँ जिसके अंदर मेरा क्या फिल किया हुआ है, मैंने डाइल्यूट HCl दैट इज HCl एक्वस, उसमें मैंने मार्बल्स के कुछ स्टोन्स डाल दिए हैं। मार्बल के स्टोन को सपोज करो मैं इस कलर का ले लेती हूँ, दीज आर द मार्बल स्टोन्स, CaCO3. I have to change the color. Just give me 1 second, guys. These are the marble stone that is CaCO3, right? मैंने इनको मिक्स कर दिया। तो ये कह रहे जैसे ही आपने इसको इसमें मिक्स किया तो यहाँ पर एक गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, गैस मिल रही है जो कि इवॉल्व हो रही है। या यहाँ पर आपको गैस मिल रही है जो कि इवॉल्व हो रही है। ये जो गैस है आपने क्या किया, इसको एक टेस्ट ट्यूब में, ऑलरेडी आपने एक टेस्ट ट्यूब रेडी की हुई है जिसके अंदर आपका क्या है, लाइम वाटर है। इसके अंदर आपका क्या है, लाइम वाटर। जो भी गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है आपने उसको उससे पास ऑन करा दिया, उससे आपने उसको पास ऑन करा दिया। तो अब ये क्या, ये थी सिचुएशन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको बताना है सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है। इस पूरे प्रोसेस में जो भी चेंजेस हुए उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है फॉर बोथ चेंजेस। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप अब इसको देखते हैं जल्दी से क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर व्हेन मार्बल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl CO2 गैस इवॉल्व, ये आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लिया और मार्बल्स के स्टिक्स लिए तो यहाँ पे जो गैस निकल रही थी दैट गैस वाज CO2, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है उसकी, CaCO3 जब आपका HCl से रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव यू CaCl2 प्लस CO2, ये 2 कर लेते हैं, एंड वाटर। ठीक है, तो CO2 गैस आपको यहाँ पर मिलती है, पहली बात। दूसरा, अब जब इस CO2 गैस को आप एक दूसरी ट्यूब है जिसमें आपने लाइम वाटर लिया हुआ है उससे पास कराओगे, जब वो गैस आपकी इस लाइम वाटर से जाती है तो क्या होता है, तो वो इसको एफर्वेंसेस भी बोलते हैं, उसको रिएक्शन से समझते हैं कि CaCO3 HCl से कनेक्ट होगा तो यू विल गेट CO2 गैस। अब ये CO2 गैस को लाइम वाटर, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? लाइम वाटर, एग्जैक्टली, लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लिक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो जब आपने इस गैस को दैट इज CO2 को लाइम वाटर से पास कराया तो इसने बना लिया क्या, CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, राइट, करेक्ट। ये ध्यान रखना, यानी कि जहां से चले वापस वही मिल गया। बिकम मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हुआ क्या कि जब आपने लाइम वाटर से CO2 को पास कराया तो जो लाइम वाटर होता है पहले वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे CO2 पास होती है तो उसका टेक्सचर कैसा बन जाता है, मिल्की। मिल्की टेक्सचर होने की वजह से आप क्या बोलोगे कि उसमें एक तरह का एक नया कलर, एक नया प्रिसिपिटेशन हो गया, दैट इज व्हाई दे हैव मेंशन्ड इनसॉल्युबल, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लाइम वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो आपको अगेन फिर से क्या मिल जाएगा, CaCO3। बट एक कंडीशन और है, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके बताना है कि बट व्हेन मिल्कीनेस डिसअपियर व्हेन CO2 गैसेस पास इन एक्सेस। ये कह रहा है कि बस आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ही CO2 का पास कराना है लाइम वाटर से। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में पास करा दिया तो वो मिल्कीनेस ही गायब हो जाती है।
जो मिल्की फैक्टर आ रहा है, मिल्की टेक्सचर आ रहा है, वो गायब हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ पर जो आपको मिल रहा है आपका मेन प्रोडक्ट CaCO3, उससे आप गैस पास किए जा रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और उसका कलर मिल्की वाले टेक्सचर का नहीं होता। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा बात भी वहाँ पर बता दोगे तो एग्जाम में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको काफी अच्छे से टॉपिक क्लियर है कि CO2 को एक लिमिटेड वैल्यू में ही करना चाहिए, और CO2 अगर ज्यादा एक्सेस में आप प्रोवाइड करा दोगे, पास करा दोगे, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उससे उसका जो मिल्कीनेस है, जिस जो टेक्सचर मिल्क जैसा हो गया, वो डिसअपियर हो जाएगा। ध्यान रखना, ही इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इस तरह क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं। ये तो 3 मार्क में था। ये तो ये क्या था आपका 3 मार्क में, जिसमें आपसे उसने इक्वेशन बनवा ली। तो आपको इसको कैसे डिवाइड करना है, 1 मार्क का ये हो गया, 1 मार्क के ये हो गया, और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना है एक्स्ट्रा 1 मार्क, मतलब बेसिकली ये 1+1 भी हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आपके क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब रेडॉक्स का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे किसका बताने वाली हूँ, ये आपको बताने वाली हूँ रेडॉक्स में कैसे आप एवरीडे लाइफ में उसको यूज करोगे। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने होंगे। भी 3 मार्क का है बट यू हैव टू डिवाइड इनटू 1.5 बिकॉज़ 2 टाइप आपके बनाए हैं। इतना कॉमन सेंस आपका काम करेगा कि जो 1.5 में इसको डिवाइड कर देना है। तो पहला है वो है आपका कोरिजन। कोरिजन में आपके पास क्या होता है? कोरिजन क्या होता है कि किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटल को ऑक्साइड कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो कोरिजन भी उसी का एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपको उसको कैसे डिफाइन करना है, फर्स्टली तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कोरिजन एंड रेंटिसिटी। कोरिजन क्या होता है? एक्शन ऑफ एयर। देखो बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि कोरिजन इज रस्टिंग, नहीं, रस्टिंग इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ आयरन। कोरिजन क्या होता है? इसमें सारे मेटल्स आ जाते हैं, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना, तो दैट इज कोरिजन। जिसमें बहुत स्पेसिफिकली अगर यूज कर लिया आयरन तो रस्टिंग हो जाता है। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस दिस कोरिजन। So corrosion क्या होता है? This is the action of air, water, acid or other substances on metal surface to form oxide or carbonate is called corrosion। यानी कि if I have metal का rod, ये मेरा मेटल सरफेस है, तो इसमें अगर आप O2, आपको पता है एयर में O2, और आपको पता है एयर में मॉइस्चर भी H2O भी है, तो इसके सरफेस पे क्या करते हैं? रिएक्शन कर देते हैं, और उस रिएक्शन से आपको दो चीजें मिल सकती है। दिस इज माय मेटल, या तो मेटल का ऑक्साइड या मेटल का कार्बोनेट। वो जो लेयर बनती है इन दोनों की, that is corrosion, that is what corrosion। so I'm going to repeat: corrosion, action of air, water, acid or other substances on metal surface to form oxide and carbonate is called corrosion। corrosion of iron is called rusting। देखो यहाँ पर I have mentioned कि अगर अगर आप किसका आयरन की रस्टिंग, आयरन के corrosion का बात करो, then you can say it's rusting, right। और वहीं कॉपर पे ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर सिल्वर पे, तो वो सिल्वर का कोरेजन हो जाएगा। अगर कॉपर में ग्रीन कलर का हो रहा है हमारे पास, तो वो कॉपर का कोरेजन हो जाएगा, राइट। तो कोरेजन को आप क्या बोलोगे? इट्स कलेक्टिवली एप्लीकेबल फॉर ऑल मेटल, और अगर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इंडिविजुअली यू आर टेकिंग वन पर्टिकुलर मेटल, देन इट विल बी एज पर देयर नेचर। जैसे ग्रीन कलर का है तो कॉपर, ब्लैक कोटिंग हो रही है तो सिल्वर की हो रही है, और अगर आयरन जो कि ब्राउन कलर का होता है, आयरन का कलर जो उस पे ब्राउन कलर का पाउडर जैसा फॉर्म हो जाता है आयरन के सरफेस पे, दैट इज रस्टिंग। करेक्ट, करेक्ट। अब ये तो मेरा 1.5 का पक्का हो गया कि मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है कि जो फूड आइटम्स को आपको क्या करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से पिक्चर्स दिखा देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे, ये दोनों के दोनों एग्जांपल आपके रस्टिंग है, ये आयरन में हो जाता है। देखो ब्राउन कलर का थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये डिपोजिशन हो जाता है। ये आपकी सिल्वर की जो है वो ब्लैक दिखने लग जाती है, सिल्वर स्टोन सा ही ब्लैक दिखने लग जाती है। स्टील में भी होता है ऐसा। ये बेस्ड है आपके रेंटिसिटी पे। आपके फूड आइटम अगर आप ओपन एरिया में रखते हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं।
तो उस खाने को अगर आपको बचाना है तो आप क्या करते हो, उनकी पैकेजिंग करते हो। जैसे आपके जो घर पे ये स्नैक्स के बिस्किट्स वगैरह जो भी आते हैं, तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर गैस होती है, दैट इज नाइट्रोजन, जिसकी वजह से वो एयर के साथ इन फूड आइटम का कनेक्शन ब्रेक कर देती है। इस वजह से ऑक्सीडाइज नहीं होते और ये स्पॉइल नहीं होता है। तो देख लेते हैं रेंटिसिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी होती है आपकी चेंज इन स्मेल ऑफ फूड आइटम, वो सारे फूड आइटम जिनके अंदर फैट एंड ऑयल होने वाला है, केप्ट इन ओपन सरफेस में अगर उनको रख दिया तो एक लंबे टाइम तक, तो वो क्या हो जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यानी कि उनकी स्मेल चेंज हो जाना, उनमें से एक सड़ने जैसे स्मेल आने लग जाती है। चेंज इन द स्मेल ऑफ द फूड आइटम्स containing fat and oil when kept open for longer time due to the oxidation is called renticity, right? Now problem समझ में आ गई है। Since they have given you 1.5 marks, then you have to tell कि इससे बचना क्या है। So to prevent renticity, food item are flushed with nitrogen or kept in airtight container। तो हम क्या करते हैं दो तरीके से, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इनके पैकेट्स के अंदर we have to fill nitrogen gas because it will disconnect the contact of oxygen which is present in air with our food item, right? और even you can use a airtight container जिसमें हवा मॉइस्चर वगैरह ना जाए, तो भी वो बड़े लंबे टाइम तक वहां पर चल जाते हैं, right? Now we come to the 5 marks। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, तो I have taken one particular long format questions, right? One revision each for decomposition reaction। देखो ध्यान से उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने क्या पूछा है कि आपको हर एक टाइप बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप हो सकते हैं, कैसे आई टेल यू। उसके हर एक टाइप का आपको इक्वेशन लिखना है। वो कौन सा, जहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वी हैव टू सब्सक्राइब आवर प्राइम फोकस इज डिकम्पोजिशन, फर्स्ट पार्ट। अब उसके अंदर भी उसने 3 कैटेगरी बनाई है कि आपको डिकम्पोजिशन दिखानी है, बट किसकी हेल्प से दिखानी है। एक बार हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, एक बार लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है। इन तीनों केसेस में आपको रिएक्शन लिखनी है डिकम्पोजिशन की। तो किस तरीके से इसको आंसर करेंगे आई विल टेल यू। तो यहाँ पर अगर आपको आंसर करना है तो इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर करोगे। देखो अब जैसा पूछा गया अगर आप उतना ही आंसर कर दोगे तो आपको लगेगा मेरे तो 5 मार्क्स पक्के नहीं। अगेन दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब भी आप वेटेज को देखते हो तो उसके हिसाब से आप आंसर डिफाइन करते हो। 5 मार्क्स में क्या 3 ही रिएक्शन लिख के आओगे, नहीं, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा फर्स्ट एंड फर्स्ट कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको फर्स्ट नंबर पे इसको लिखना है और फिर सेकंड नंबर पे उसको एक्सप्लेन करना है, राइट? तो आप पहले बताओगे व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको बताना है इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस व्हाइल इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो अगर डिकम्पोजिशन है तो उसका ऑपोजिट भी पॉसिबल होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक्स एंड वाई ब्रेक हो गया एक्स प्लस वाई में, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। और अगर इसका उल्टा मैं करूँ कि एक्स प्लस वाई मिलके क्या दे रहा है एक्स वाई, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, कॉम्बिनेशन का, राइट? तो ये आपको पहले बताना है व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाट इज कंपोजिशन, टू आर मोर सब्सटेंस टू produce one substance, therefore decomposition reaction are opposite of combination reaction। So this is the theory, ये आपको वापस सबसे पहले बताना है। तो एग्जामिनर को दिखेगा कि बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका वहाँ पे 1 और 2 मार्क्स ऑलमोस्ट पक्का, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब क्योंकि आप बोल रहे हो तो उसने तो जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो हमें वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी जो बेस्ड होगी हीट पे, लाइट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हीट का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में हो जाता है, तो ये आपका हीट का टाइप हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी होता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी को ब्रेक कर रहा हो। तो बेस्ट एग्जांपल है वाटर का, कि अगर आपको वाटर से H2 प्लस O2 चाहिए तो आप यहाँ पर उसको क्या दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे वाटर से, ठीक है। और तीसरा डिकम्पोजिशन बाय लाइट, इसका एग्जांपल है आपने सिल्वर ब्रोमाइड ले लेना है, उससे यूवी लाइट या इसको कुछ लोग सनलाइट भी लिख देते हैं, सनलाइट पास कराते हो तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, Ag प्लस Br में,
इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है वो Ag प्लस Br2 में, सॉरी Br2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। अनक्लियर? तो इस तरीके से पहले आप, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए कि एग्जामिनर के पास ये चांस बिल्कुल भी ना रहे कि कहाँ मार्क्स कट करने हैं। तो फर्स्टली जिस भी पर्टिकुलर केस स्टडीज पे आपको क्वेश्चन बनाया गया है तो आप उसको डिफाइन करो। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है तो फर्स्टली यू विल डिफाइन व्हाट इज डिकम्पोजिशन। फिर अगर उसकी कोई रिवर्स में पॉसिबल है, मतलब उसका एंटी कॉन्ट्राडिक्टरी में कोई काम करता है, वो भी एक्सप्लेन करो। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन, फिर दोनों के एक बेसिक एग्जाम्पल दे दो। फिर जो क्वेश्चन है उस पे आओ कि उसने हमसे पूछा क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसने वो तीनों रिएक्शन आपसे पूछी है, जिसमें एक में हीट का इन्वॉल्वमेंट है, एक में लाइट का इन्वॉल्वमेंट है और एक में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये भी आपको पिक्चर वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मैं डिकम्पोजिशन कर रही हूँ तो हीट में के केस में क्या एग्जाम्पल लूँ, लाइट के केस में क्या एग्जाम्पल लूँ, इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या एग्जाम्पल लूँ। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिख लेना, राइट। और लाइट के केस में क्या एग्जाम्पल लूँ, लाइट बोले तो सनलाइट के केस में आपको क्या एग्जाम्पल वहाँ पर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि आपका किस तरीके से फ्लो बनता है। अब जब इतना सारा आप वहाँ पे लिखोगे तो there will be no scope to redact your marks. That is like keep focus on the content. Now let's move to the next. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ द गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। तो ये बात क्लियर होगी कि गेन और लॉस की बात अगर हो रही है तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के अंदर भी और भी मैं थोड़ा डिफाइन करूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हो रही है, राइट गाइस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात वहां पर हो रही है। एक मिनट। and what happened? Oxidation and yeah, this is oxidation and reduction. इन दोनों पे बेसिक विद 2 एग्जाम्पल ईच। तो आपसे बहुत सिंपल टर्म्स में ये बोलता है कि पहले मुझे गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेन करो, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन करो, और फिर उनके दो एग्जाम्पल दो। तो इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल था आपको जज करना। तो ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अगर एक सब्सटेंस में आप तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, देन यू कैन से इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल मैंने कॉपर और एल्यूमिनियम का लिया है। कॉपर में मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो CO, एल्यूमिनियम मैंने O2 ऐड कर दिया तो Al2O3। रिडक्शन उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड अ रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका सिंपल है कि आप वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम यहाँ पे H2S था, Cl था, कुछ नया तो ऐड नहीं, HCl के साथ जाके अटैच हुआ है, दैट इज व्हाई इट विल बी माय रिडक्शन रिएक्शन। या तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास बनता है वो है हमारा असर्शन रीजन का, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल चॉइस है क्या। नहीं, they looks like that but they have a different pattern। तो उन्होंने क्या किया, चलो देखते हैं। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, इस टाइप क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक का नाम है असर्शन और दूसरे का नाम होता है रीजन, A एंड R। अब आपको दोनों स्टडी करने हैं और उसके बाद आपको राइट चॉइस, अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है। अब वो चॉइस क्या है, हमारे पास 4 है कि अगर मेरा असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है और जो रीजन है वो अच्छे से डिफाइन कर रहा है, इट्स अ गुड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज असर्शन दे रहे हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट दैट इज रीजन। बोथ आर करेक्ट, मतलब अपने आप में इंडिविजुअली वो करेक्ट है, बट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो आप बोलोगे आपका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर बोथ एन असर्शन एंड रीजन आर ट्रू,
दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो डिफाइन नहीं कर रहा असर्शन को, तब हो जाएगा बी। सी क्या है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो सी। और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो हो जाएगा डी। 4 कंडीशन उसने क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको असर्शन एंड रीजन देती हूँ 4 क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 कि the number of atom of each element remains the same before and after a chemical reaction. We are saying कि सपोज करो ये मेरा रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद ही इसमें कन्वर्ट होगी। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट है एक्स एंड वाई, इसका भी एक एटम था, इसका भी एक एटम था, यानी कि इन टोटल वी हैव 2 एटम्स और यहाँ पर भी इन टोटल वी हैव 2 एटम्स। तो ये बात सही है कि नहीं? यस। मतलब यहाँ पर क्या है, आपका असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ रीजन पे मूव करते हैं। Any chemical equation can be unbalanced because the mass may not be same on both sides of the equation. Yes, हमने अभी पढ़ा था कि अगर दोनों साइड पर आपका मास इक्वल नहीं है then you can say कि it's an unbalanced reaction. Now you tell me इसका आंसर क्या होगा? असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? एग्जैक्टली, यस, करेक्ट। यहाँ पर इन्होंने बोला है एनी केमिकल इक्वेशन कैन बी अनबैलेंस्ड because the mass may not be same on both side of the equation. May not be same, they are not sure. तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये कहें कि अगर वो अनबैलेंस्ड है देन यू कैन से मास वहां पर सेम नहीं होंगे, दैट द मास में नहीं होना चाहिए था। मास नोट भी सेम ऑन द बोथ साइड, में सेम भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो डेफिनेटली उसके मास क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो में की वजह से क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया है। Am I correct? अगर अनबैलेंस्ड है इसका तो मतलब ही यही है कि मास दोनों तरफ क्या है, सेम नहीं है, तो मे वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करना था। आपका रीजन क्या हो गया, फॉल्स। तो आपका आंसर किस में चला जाएगा, सी, कि असर्शन तो ट्रू था बट रीजन वाज फॉल्स। करेक्ट, तो आंसर विल बी सी। आगे बुक करते हैं। आगे क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि brown fumes are obtained from the thermal decomposition of lead nitrate. हमारे पास lead nitrate है, राइट। ये कह रहे हैं कि यहाँ जब आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो, आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलते हैं। ओके, दिस इज वन थिंग। अब कह रहा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है यानी कि NO2 गैस जो है इज रिलीज विच इज ब्राउन इन कलर। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर PbO बनता है प्लस NO2 बनता है, और आपको यहाँ पर क्या मिलता है, NO2 मिलता है। just one second, मैंने गलत लिख दिया है, I'm going to correct it. This is my lead nitrate और यहाँ पर आपका PbO प्लस NO2 बन रहा है। तो इसी NO2 गैस की वजह से ब्राउन कलर मिल रहा है आपको। ये आपका रीजन हो गया। Now you tell me what will be the answer of it. Yes, correct. क्योंकि आपने क्या देखा, आपका ये भी ट्रू है, यहाँ पे NO2 गैस मिलती है। फिर उसने बोला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उसका कलर ब्राउन होता है, ये भी बात ट्रू है। और ये इसको डिफाइन भी कर दिया कि जो उसमें वो ब्राउन कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, NO2 गैस की वजह से आ रहा है। तो यानी कि आपका असर्शन रीजन ट्रू भी और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट इज व्हाई योर आंसर विल बी ए। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड वन, सेकंड वन। ये कह रहा है कि हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड था, दैट इज EgBr, इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है उसमें यूज करते हैं AgBr को। रीजन क्या है कि सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AgBr। ये कह रहे हैं कि आप जब सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में, सनलाइट में लेके जाते हो तो वो ब्रेक हो जाता है किसमें, Ag प्लस Br2 में। ये उसने सेकंड स्टेटमेंट बोल दिया। नाउ यू टेल मी इसका आंसर क्या होगा। गिव इट अ ट्राई गाइस। बी, करेक्ट, कि ये अपने आप में ट्रू है, ये भी अपने आप में ट्रू है। क्या इसने कहीं ये बात बोली फोटोग्राफी में, क्या इससे आपको कुछ नॉलेज मिल रही है कि फोटोग्राफी में कहाँ यूज हो रहा है? नहीं, AgBr के डिकम्पोजिशन से हमें Ag प्लस Br2 मिल रहा है, बट दिस इज नॉट इंडिकेटिंग एनीथिंग अबाउट फोटोग्राफी।
यानी कि रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है. दे बोथ आर करेक्ट इंडिविजुअली बट दे आर नॉट इंटरलिंक्ड. आप एक दूसरे को लिंक नहीं कर सकते हो. दैट इज वाई आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपका आंसर विल बी बी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ये क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास SO2 और हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3 आर रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट. ये कह रहे हैं कि मेरे पास आयरन सल्फेट है, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं SO2 भी रिलीज होती है और SO3 भी रिलीज हो जाती है. ये है मेरा असर्शन. रीजन क्या है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. ये किसका एग्जांपल है? थर्मल का, कि मैं उसको हीट कर रहा हूँ तब वो यहाँ पर इन दोनों में SO2 एंड SO3 गैस रिलीज कर रहे हैं. नाउ यू टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट. पहले तो असर्शन रीजन करेक्ट है कि नहीं, और अगर वो है करेक्ट है तो कैसे, वाई है तो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ये मैंने सारे एनसीईआरटी से उठाए हैं, ईच एंड एवरी वन. बी, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि देखो ये भी ट्रू है कि जब आप आयरन सल्फेट को डिकम्पोज करते हो तो वहां पे SO2 एंड SO3 गैस रिलीज होती है. डिकम्पोज करते हो, राइट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. ये भी करेक्ट है किसका, लेकिन क्या ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इंटरलिंक करोगे इसको असर्शन के साथ? नहीं कर सकते. Example of thermal, they haven't mentioned any iron sulfate is an example of thermal decomposition. तो you can, अगर मैं individually बात करूं तो you can't define it किसका thermal decomposition. they haven't given the answer. That is why ये thermal decomposition हो सकता है, but how will you interlink? आप कैसे reason को इसका explanation बनाओगे, वो we are not sure about it. That is why the answer will be B. Right. Now moving forward. तो इस तरह के आपके सेशन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं. सो गाइस प्लीज स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टाइप. अब केस स्टडीज की बात कर लेते हैं. अगर आप केस स्टडीज को यहाँ पर देखोगे तो केस स्टडीज भी काफी इंटरेस्टिंग है. देखो यहाँ पर उन्होंने आपका पूरा केस स्टडी बना दिया है. नाउ दे आर आस्किंग यू कि इसके बाद आपके ये 4 आंसर को क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर देने हैं. ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं. कोरोजन इज द फिनोमेना ऑफ डिटोरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर केमिकली एक्टिव मेटल. मतलब ये उन सारे मेटल को ही क्या कर पाता है, ऑक्सीडाइज कर पाता है जो एक्टिव होते हैं. जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब आपके क्या है, एक्टिव मेटल है ही नहीं. दिस इज एन ऑक्सीडेशन. ये किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. रस्टिंग. Rusting is the process where iron corrode due to exposure to atmosphere. Very good. The main circumstances of corrosion occur with iron. Generally हमने ये कहाँ देखा है? आयरन में देखा है, because it is a structure material in construction, bridge and building में यूज होता है, रेल ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, शिप वगैरह में भी होता है. तो ये इसलिए हम इसको प्रोमिनेंटली हम रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉरिजन में रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं, बिकॉज 90% जो चीजें होती है हमारे आसपास की वो आयरन से बनी होती है. अब कहते हैं कि एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेटल, बट इवन एल्यूमिनियम अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम भी स्ट्रक्चर बेस्ड चीजों में यूज होता है और ऑक्सीडेशन में भी जाएगा. बट हाउएवर एल्यूमिनियम डजंट कोरोड या ऑक्सीडाइज एज रैपिडली एज, मतलब वो कोरोड तो होता है पर उतनी स्पीड में नहीं हो पाता जितना आयरन होगा. मतलब आयरन से स्लो उसका कोरोजन वहां पर होता है. दूसरा उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कॉपर होता है वो कोरोड होता है फॉर्म ऑफ बेसिक ग्रीन कार्बोनेट. तो उसकी सरफेस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे हैव प्रोवाइडेड अस. अब इसके बेस में कुछ क्वेश्चन बनाए हैं. सो व्हाट इज रस्टिंग? सो ऑब्वियस, अब आपको पता ही होगा रस्टिंग क्या है. रस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर आयरन कोरोड्स ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ एटम. ये तो हमारे इसमें दिया ही हुआ था, तो आप इजीली उसको बता सकते हो यहाँ से, ये वाली लाइन से एग्जैक्टली सेम यहाँ से उठा सकते हो. आपका 1 मार्क डन. अब which two metals don't corrode easily? कोरोजन हो सकता है या आपको इजीली कोराइड नहीं हो सकते. देखो ये बहुत मिक्स फीलिंग आपको दे रहा है. ये आपसे ये भी पूछना चाह रहा है कि जिसमें कोरोजन ना हो या जिसमें आपको दूसरे में कह सकते हैं कि उसमें कोरोजन हो भी सकता है. यहाँ पर आपको मिक्स्ड ही आंसर देना है इसका. क्या ये बोलो,
ऐसे हमारे पास गोल्ड, प्लैटिनम एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि वो पैसेज में दिया हुआ है। देखो मैं बता देती हूँ ऐसे, ये 100% कोरिजन में नहीं जाता है अगर ये अपनी प्योर फॉर्म में होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे आके झगड़ा करते हैं कि गोल्ड, प्लैटिनम में कोरिजन नहीं होता है। वहाँ पर भी दो कैटेगरी आ जाती है कि आपका गोल्ड, प्लैटिनम अगर प्योर फॉर्म में है तो वो कोरिजन नहीं करते, लेकिन उनका अगर 18 कैरेट 16 कैरेट है तो कहीं ना कहीं उनका भी कोरिजन होने लग जाता है। गोल्ड की अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो हल्का हल्का आपको उसमें डार्क कलर का डिपोजिशन देखने को मिल जाता है। अब एल्यूमिनियम का दिया है ऑलरेडी गिवन कि एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर कोरिजन, तो इसको तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब इन्होंने पूछा है राइट द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन द कोरिजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कोरिजन होता है, आपको बताया था थोड़ा सा कि ब्लैक कलर का लेयर डिपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है वो बनती है आपकी सिल्वर सल्फाइड की। किसकी बनती है वो? आपकी सिल्वर सल्फेट की, जो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है formed on the surface of silver by the action of corrosion, जिसको हम AgS भी बोलते हैं। एक सेकंड गाइस, Ag2S बोल सकते हो, सिल्वर सल्फाइड होता है ना, हाँ Ag2S। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पैसेज में कहीं नहीं दिया हुआ है। चलो एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात हुई, पर सिल्वर का कहीं पे नामो निशान भी नहीं था। इसमें इजिली कोरिजन में नहीं, आप सिल्वर भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप सिल्वर भी डाल सकते हो। सिल्वर का भी धीरे धीरे कोरिजन होता है, वो ओवरनाइट ब्लैक नहीं होती है। ठीक है, तो बट ये आपको कब इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको थ्योरी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, आपका एनसीईआरटी पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए कि इसके बियॉन्ड भी कुछ आ सकता है, राइट। दैट इज व्हाई आपको सिल्वर सल्फाइड वाला, जिसकी वजह से क्योंकि दे हैव आस्क्ड केमिकल नेम, तो यू शुड अवेयर अबाउट द पर्टिकुलर नेम टाइप ऑफ दैट। अगर सिल्वर पे हम सल्फाइड की डिपोजिशन लेयर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म होगा, उसी को हम कोरिजन की कैटेगरी में हटा सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज कोरिजन इज अ redox reaction, reduction reaction, displacement और या ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। देखो प्रिसाइसली यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट मैं आपको बताऊंगी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी ये हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रिडॉक्स होना चाहिए। कि देखो कैसे, जैसे ये आयरन का सरफेस है, तो ये आयरन है, ये O2 है, ये H2 है। तो होता क्या है कि O2 इसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है Fe2O3, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। फिर फर्दर जो मॉइस्चर वगैरह है वो आपका आगे जाके क्या हो जाता है Fe2O3.XH2O, यानी कि आपने इसमें वाटर को भी डाल लिया है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पर फर्दर स्टेप्स में रिएक्शन चलती है, लेकिन देन इट विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जनरली आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज व्हाई यू कैन से इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, करेक्ट। या am I clear to everyone guys? तो इस तरीके से आप आगे जा सकते हो कि आपसे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कवर क्या हुआ है हमारा, हमने किन किन चीजों का प्राइम फोकस यहाँ पर रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा टाइप है। इज इट रिडॉक्स, इट इज डिस्प्लेसमेंट, और इज इट डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारा रिडॉक्स में आ गया, राइट। फिर ये तो हो गया डायरेक्शन, उसके बाद उसको राइट कैसे करोगे। इफ आई एम सेइंग कि ओके राइट वन रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व रिडॉक्स पार्ट, ऐसा कोई जिसके अंदर डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऐसा कोई जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो राइट इट भी जरूरी है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग हमने कवर किया कि आपने रिएक्शन तो लिख दी, पर उसको बैलेंस करना है, तो हाउ विल यू बैलेंस इट। अब इसी का डिटेल वर्जन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स, राइट। एंड फिर रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मेजरली इसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आता है, जिसके अंदर कोरोजन, डेंसिटी, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो ये सारा कुछ था जो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। बट आपका जो प्राइम, इसमें भी आपका जो प्राइम फोकस होने वाला है ये दोनों होने वाली है। 90% आपका चांस है कि वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करेगा। तो guys please go through with this topics and we have a dedicated telegram group, तो आप वहां पर भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। या अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो आपको पता है कि आपको हमारे लॉगिन करना हमारे प्रोवाइडिंग पोर्टल पे, जहाँ पर अगर आप सबसे पहले यू विल डू साइन अप के बाद आपको आपके ईमेल एड्रेस पे आपको यूजर नेम और सारा पासवर्ड का क्राइटेरिया मिल जाएगा, जिसको आपको फिल करने के बाद
यहाँ पर आपने अपना नाम, अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डाला एंड इसको क्लिक किया तो आप इट्स अप टू यू, आप इसको क्लिक करना चाहते हो कि नहीं। तो आप लॉगिन करोगे, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का एक पेज आपके स्क्रीन पर शो होगा, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट लक्ष्य का सारा डिटेल आ जाएगा, बोर्ड हेल्पलाइन, इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक्स भी आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उनके सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, सीबीएसई बेस्ड रिटन आंसर्स, मतलब हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर्स, बेसिकली आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं वो यहाँ पर कर सकते हो। अदर फीचर्स इसमें गेम्स है, जीके भी है, ग्रामर जोन भी है, सीयूटी एंड अदर करियर गाइडेंस भी है कि आपको आगे क्या इसमें करना चाहिए, और मस्ट टू क्वेश्चंस भी है, राइट। ये आपका स्क्रीन, आपका फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड क्या करें, आपके पास एक्सेस किस किस का है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लिंक फॉर सेशंस मिल जाएंगे, आपका शेड्यूल पैरेलली दिखता रहेगा, मॉक्स पेपर आपको दिख जाएंगे, डेली वर्कशीट्स, हर एक लाइव सेशन के बाद आपको क्या वर्कशीट करनी है वो आपको वहाँ पर दिखेगा, एंड मॉडल आंसर्स की आइडियल आंसर्स एज पर द टॉपर क्या होने चाहिए। इसलिए हमने वहाँ पर नए अलग अलग सेशंस बनाए, ई क्लासेस, एग्जाम के लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, टेलीग्राम का डाउट सपोर्ट जो आप क्लास 10 साइंस से अभी भी काफी सारे, तनीषा वगैरह उसमें काफी एक्टिव होता है, वो सब है आपको ऑलरेडी पता है। मॉक पेपर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, सोशल इमोशनल सेशंस होंगे जिसमें कि आपको मोटिवेट कैसे करना है खुद को, कोई दिक्कत होगी तो उसको कैसे फिगर आउट करना है मेंटल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, और मैराथन्स भी हमने वहाँ पर कुछ अपलोड करते हैं, ये वाला चीज हम यहाँ पर करते हैं 2 PM वाला, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें का, इस लाइव सेशंस का रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो ये हम सारी चीजें आपको देती है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर जाके लॉगिन कर लो, जिससे कि आप ये सारी चीजों का यूटिलाइजेशन, सारी सर्विसेज का इन अ बेटर वे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। And meanwhile, if you have any doubt regarding the chemistry, you can ping me on Telegram, right? Yes. So good luck, guys. I'll connect it to you your till exam day. So I just wish very good luck to you guys. So it's done for chemical reaction and equation. I hope it is clear to everyone. Thank you, guys.